तो आज मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको समग्र मांग क्या होती है और उसके घटक क्या होते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सरल शब्दों के माध्यम से, तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप इससे पहले के 5 चैप्टर देखना चाहते हैं, क्योंकि ये छठा चैप्टर है टीआर जैन बुक में, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे समग्र मांग का छठा चैप्टर, जिसमें हम मुख्य तौर से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे फोकस करेंगे, जो कि इस पूरे चैप्टर को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि समग्र मांग क्या होती है, यानी समग्र मांग की अवधारणा को समझेंगे एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से, यानी इसके बिहेवियर यानी व्यवहार को समझेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि ये जो समग्र मांग होती है इसके घटक क्या होते हैं, यानी खुली अर्थव्यवस्था में कौन कौन से घटक होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में कौन कौन से घटक होते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्रीय में कौन कौन से होते हैं और 3 क्षेत्रीय में कौन कौन से होते हैं। कुल मिला के मैं आपको समग्र मांग के घटकों की पूर्ण जानकारी दूंगा, भले वो बंद अर्थव्यवस्था हो, भले वो खुली अर्थव्यवस्था हो। अब इसके बाद हम देखेंगे उपभोग फलन क्या होता है। भाई, उपभोग फलन का आय के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, इसे हम एक रेखाचित्र और तालिका दोनों के माध्यम से समझेंगे। ठीक इसी प्रकार हम बचत फलन को भी समझेंगे तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि विद्यार्थियों को समझने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है और बचत प्रवृत्ति क्या होती है। उपभोग प्रवृत्ति के अंतर्गत हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति आती है, जिसे आप APC कहते हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आती है। ऐसे ही औसत बचत प्रवृत्ति आती है और सीमांत बचत प्रवृत्ति आती है, और इसका एक बीजगणितीय प्रस्तुतिकरण होता है, जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। उसे भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा से कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, मैंने ये आपके लिए लिखा है। और दोस्तों, लाइक तो ज़रूर करके जाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, सबसे पहले हम आप समझते हैं कि आखिर ये जो समग्र मांग है ये क्या होती है। देखिए, समग्र मांग को समझाने से पहले मैं आपको ब्रीफ में समझाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा जल्दी में, कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार और दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र। आप सब सोचते होंगे कि सर तो हमेशा इसी को समझाते हैं। आप पूरे समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, भले वो 12th के लेवल पे हो, भले वो ग्रेजुएशन के लेवल पे हो, ये हर जगह पे आएगा। जो आय का चक्रीय प्रभाव होता है ना, उसी से आपको बात समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों, मुझे दोबारा इसे बताना पड़ता है। आप जानते हैं कि परिवार जो क्षेत्र होता है वो उत्पादक क्षेत्र को अपनी क्या देता है, कारक आय देता है, कारक सेवाएं देता है। ठीक है, इसके बाद बदले में इनको क्या मिलती है, वस्तुओं का उत्पादन मिलता है, यानी बाजार में वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं बिकने के लिए। इसे हम आय का वास्तविक प्रवाह, यानी इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं, जिसमें एक तरफ से यानी परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर कारक सेवाएं जाती है और उत्पादक क्षेत्र से परिवार की ओर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन जाता है। इसके बाद क्या होता है दूसरे राउंड में, कि उत्पादक क्षेत्र जो होता है वो उपभोक्ता क्षेत्र को यानी परिवार क्षेत्र को उनकी कारक आय देता है। यानी कारक आय मतलब क्या, बहुत ही सिंपल, श्रम के बदले में मजदूरी देता है, भूमि के बदले में किराया देता है, पूंजी के बदले में ब्याज देता है, और साथ में दोस्तों उद्गम के बदले में लाभ देता है। इसे हम कारक आय कहते हैं, और कारक आय के कुल जोड़ को ही दोस्तों राष्ट्रीय आय कहा जाता है, सामान्य निवासियों के द्वारा जो कमाई जाती है एक लेखा वर्ष के दौरान।
मैंने सारी चीजें आपको समझाई ही हैं पहले भी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, दूसरे राउंड में यानी मौद्रिक राउंड में, पहला राउंड होता है हमारा वास्तविक प्रभाव, दूसरा होता है हमारा मौद्रिक प्रभाव। तो भाई ये जो मौद्रिक प्रभाव में एक तरफ से यानी उत्पादक क्षेत्र से कारक आय आती है और परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ विभिन्न प्रकार की जो अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं होती हैं उन पर व्यय किया जाता है। और ये जो व्यय है ना, इसी के कुल जोड़ को हम समग्र मांग कहते हैं। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के समस्त निवासियों द्वारा अंतिम वस्तु तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को ही हम समग्र मांग कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अब आपको इस डेफिनेशन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, समग्र मांग को एक समय अवधि के दौरान, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि समग्र मांग की जो मेजरमेंट होती है वो समय अवधि में होती है, यानी समय के दो बिंदुओं में होती है। यानी एक लेखा वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक, जिसे हम एक समय अवधि कह सकते हैं, जिसे हम एक फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कह सकते हैं। ये समय के दो बिंदु हो गए ना, और किसी भी चीज़ की गणना जब हम समय के दो बिंदुओं के बीच में करते हैं, किसी अवधि के बीच में करते हैं, तो उसे प्रवाह कहा जाता है दोस्तों। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, भले कारक सेवाओं का वहाँ से हुआ, ये सारे प्रवाह हैं दोस्तों। क्योंकि प्रवाह और स्टॉक में केवल इतना सा अंतर होता है कि स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर उसकी गणना की जाती है, और जबकि प्रवाह समय के दो बिंदुओं में। अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र मांग स्टॉक है या प्रवाह, तो आप बोलेंगे कि ये प्रवाह है, क्योंकि इसकी गणना समय के दो भिन्न बिंदुओं पे की जाती है, दो बिंदुओं के बीच में की जाती है। तो समग्र मांग को एक समय अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित हुई वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के रूप में किया जाता है, व्यय के रूप में। और भी अच्छा होता अगर मैं यहाँ पे लिख देता उत्पादित हुई अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, मध्यवर्ती वस्तुओं की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे केवल अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को ही हम समग्र व्यय कहते हैं। दोस्तों यही बात आपने याद रखनी है। अब मैं समग्र मांग को कुछ दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूँ, इसी डेफिनेशन को मैं अगर और ज़्यादा शॉर्ट में बोलना चाहूँ, तो समग्र मांग बराबर होता है उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। अब भाई उपभोग क्या होता है और निवेश क्या होता है, और उन पर किए जाने वाला जो व्यय होता है ये क्या होता है, ये मैं अगर समझा दूं तो फिर आपको समग्र मांग में समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप बाजार से कोई भी वस्तु कोई भी सेवा खरीदते हैं अपने व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो वह उपभोग कहा जाता है। और उस उपभोग पे जो आप अपनी आय का भाग खर्च करते हो, तो उसे हम उपभोग व्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पिताजी की 10,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और आपके घर की यानी आपके परिवार की बहुत सारी आवश्यकताएं, जैसे किराए की आवश्यकता है, आने जाने का किराया है, घर का किराया है, राशन है, दूध है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, आपका उपभोग व्यय। अगर आप किराया देते हो मकान मालिक को तो वो आपका उपभोग व्यय, अगर आप राशन खरीदते हैं मार्केट से तो वो भी आपका उपभोग व्यय, और अगर आप बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी जो आपकी व्यक्तिगत, जो आपकी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो वो उपभोग कहलाता है। और जो आय का भाग आपके पिताजी उसमें से खर्च करते हैं आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आपके परिवार के लिए, तो वो कहलाएगा दोस्तों आपका उपभोग व्यय। तो सिंपल सी बात। अब बात करते हैं कि निवेश व्यय क्या होता है। भाई देखिए बहुत ही सिंपल है, उपभोग भी एक खर्चा है, निवेश भी एक खर्चा है। उपभोग किया जाता है व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जबकि निवेश किया जाता है वाणिज्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए, व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, या फिर हम कहें कि पूंजी निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं कपड़े सिलने की एक मशीन अगर अपने घर के लिए खरीदता हूं तो वह उपभोग व्यय कहलाएगा दोस्तों। परंतु मैं एक कपड़े सिलने की मशीन अपनी दर्जी की दुकान के लिए खरीदता हूं तो वो मेरा निवेश कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल है कि समग्र मांग की गणना कैसे की जाती है। बहुत ही सिंपल कि समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय के रूप में हम समग्र मांग की गणना करते हैं और व्यय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक उपभोग व्यय और एक निवेश व्यय। तो समग्र मांग को अगर मैं डिफाइन करूं शॉर्ट में तो मैं इसे कहूंगा कि समग्र मांग का अर्थ है उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय का योगफल। तो इसलिए दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे प्लस डाल रखा है और AD इक्वल टू C प्लस I लिख रखा है दोस्तों। ये आपने बहुत देखा होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों। अब इसके अर्थ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे समग्र व्यय के कुछ कीवर्ड लिख रखे हैं जिन्हें आपको अपने उत्तर को लिखते समय दिमाग में रखना है। सबसे पहले कि जो समग्र व्यय है, जो समग्र मांग है या समग्र व्यय है जो, या मांग कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी जो गणना होती है वो एक लेखा वर्ष के दौरान होती है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो देश के वासियों के द्वारा या गैर निवासियों द्वारा जो भी वस्तु तथा सेवाओं पर, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय किया जाता है उसे हम समग्र मांग कहते हैं। और याद रखेंगे आप कि समग्र मांग एक तरीके का क्या है, प्रवाह मतलब फ्लो है। ये फ्लो क्यों दोस्तों, क्योंकि ये एक समय अवधि के दौरान मापा जाता है, समय के 2 बिंदुओं में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो जो भी समय के 2 बिंदुओं में जिसकी गणना की जाती है वो समष्टि आर्थिक आंकड़े होते हैं या समूचे होते हैं। और वो कैसे होते हैं, प्रवाह संबंधित होते हैं, यानी फ्लो संबंधित होते हैं। तो एक लेखा वर्ष का मतलब आपको समझ में आ गया। लोगों की आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप। तो दोस्तों एक बात आप मुझे बताइए, आप अपने घर के लिए मशीन खरीदे कपड़े की या फिर आप अपनी दुकान के लिए खरीदे, बट आप खरीदेंगे तो तब ना जब आपके पास आय हो। और आय आप कहां से प्राप्त करते हो, अपनी कारक सेवा देके। आपके पिताजी को जो 10,000 रुपये सैलरी मिलती है दोस्तों, या तो वह उनको नौकरी करने के बदले में मिलती होगी, या तो उन्होंने अपने मकान को किराए पे दे रखा होगा, या तो उन्होंने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रखा होगा, या तो वो कोई बिजनेस रन करते होंगे। तो किसी भी कारक सेवा के बदले में जो आय प्राप्त होती है उसी आय को हम अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और साथ में दोस्तों अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो खर्चा करते हैं उसी के कुल जोड़ को हम समग्र मांग कहते हैं दोस्तों। तो हमेशा हम व्यय करने के लिए पहले हमारे हाथ में पैसा भी होना चाहिए। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंतिम वस्तु जो अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए उपभोग के लिए तैयार होती है। मैंने अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, ये सब पढ़ाया है आपको पहले चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक। सारे वीडियो 1-1 घंटे के करीब हैं, सारे वीडियो देखिए आप, यकीन मानिए। फिर उसके बाद आप देखना समष्टि अर्थशास्त्र आपको एक मजाक लगेगा और आप बिलीव करना कि आपको इकोनॉमिक्स इतना आसान लगने लगेगा। आप बोलोगे कि यार इसे खामा इतना टफ समझता था मैं। क्योंकि दोस्तों विक्की की पाठशाला का उद्देश्य न केवल आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है बल्कि आपको इकोनॉमिक्स समझाना है। तभी दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अर्थशास्त्र मतलब विक्की की पाठशाला। अगर आप इस बात से मेरी सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए तीसरी बात को समझते हैं कि उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया व्यय का कुल जोड़ है। अब देखिए अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर अगर हम जब व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के लिए करेंगे तो वो उपभोग व्यय कहलाएगा, और जब व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेंगे तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, निवेश व्यय। उपभोग व्यय 2 तरीके का हो सकता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और निजी अंतिम उपभोग व्यय।
जिसे हम निजी को तो सी से डिनोट करते हैं और सरकारी को हम जी से डिनोट करते हैं। और जो निवेश व्यय होता है वो सकल पूंजी निर्माण होता है दोस्तों। जब मैंने आपको व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना सिखाई थी तब मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देखें। और दोस्तों लगभग 350 वीडियो मैंने डाल रखी है, तो उसमें से 50 वीडियो भी अगर इंग्लिश की है तो 300 वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और मैं कम्युनिटी टैब में भी डालता रहता हूं वीडियो, तो मेरे कम्युनिटी टैब को भी चेक किया करें, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट और काफ़ी डिटेल आपको दे रखी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ये जो समग्र मांग है इसके व्यवहार को समझेंगे, एक तालिका के माध्यम से, दूसरा डायग्राम के माध्यम से। कुछ विद्यार्थी तालिका और डायग्राम देखते ही ना डर से जाते हैं। एक्चुअल में ना दोस्तों तालिका और डायग्राम बनाना और इन्हें समझना बच्चों का खेल है। अगर आप उसे समझते हो तो रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो फिर तो दोस्तों बच्चों का खेल भी मुश्किल लगने लगेगा आपको। तो देखिए ये जो समग्र मांग है यानी अनुसूची है, ये एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड्स का इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। तो देखिए जब आय शून्य है तो उपभोग व्यय यानी समग्र मांग हमारी 30 है। तो आप जरा सोच रहे होंगे कि यार कमाता तो बंदा कुछ भी नहीं है बट खर्चा वो 30 रुपए का कर रहा है। यार कर रहा है, देखिए अगर आप स्टूडेंट हो, कमा आप भी नहीं रहे हो तो आप भी तो कुछ ना कुछ उपभोग करते हो वस्तु की जाके। इस समय अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मेरा कोचिंग सेंटर बंद है, स्कूल खुले नहीं है, एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, तो मैं भी बेरोजगार हूं। क्या मैं अपने घर का खर्चा नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आय शून्य होने पर भी हमारा कुछ ना कुछ उपभोग व्यय, भले हम निवेश ना करें, निवेश भले जीरो हो सकता है, निवेश आपका भले जीरो हो सकता है, बट आपका उपभोग व्यय जिंदगी को जीने के लिए, क्योंकि अगर आप राशन पे खर्चा नहीं करोगे, अगर आप किराया नहीं दोगे तो मकान मालिक आपको मार के भगा देगा और राशन के बिना तो दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आय शून्य होने पर भी उपभोग व्यय कुछ ना कुछ बना रहता है, जिसे हम उपभोग व्यय का न्यूनतम स्तर कहते हैं। न्यूनतम स्तर जिसे हम सी पे बार इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो कि उपभोग व्यय को दिखाता है, न्यूनतम उपभोग व्यय को दिखाता है। तो देखिए जब आय शून्य है तो उपभोग व्यय 30 है। जैसे ही आय 0 से 20 बढ़ी, उपभोग व्यय 30 से 35 हो गया। फिर आय हमारी क्या हुई, 20 से 40 हुई तो उपभोग व्यय 35 से 40 हो गया। ऐसे ही करते करते आप देख रहे हैं कि उपभोग आय के बढ़ने से उपभोग व्यय बढ़ रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, आय के बढ़ने से उपभोग व्यय बढ़ रहा है, क्योंकि इंसान कमाएगा तभी तो खर्च करेगा। तो हमें यहाँ पे समग्र मांग को हम आय के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आय के अनुरूप हमें देखना है, क्योंकि व्यक्ति कमाएगा तो ही तो खर्च करेगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 20-20 का गैप हो रहा है, यानी आय में 20% बढ़ोतरी हो रही है, यानी 20-20 बढ़ रही है, और उपभोग में 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, यानी 5-5 की वृद्धि हो रही है। तो आपने देखा कि आय बढ़ेगी तो समग्र मांग भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसको कहूँ, ये यहाँ से हटा के मैं थोड़ा सा आपको और सबसे मेन बताऊँ कि जब आय हमारी 0 होती है, पहले पॉइंट को अगर समझाऊँ तो हमारा जो समग्र मांग होती है वो 0 नहीं होती है, कुछ ना कुछ न्यूनतम उपभोग व्यय बना रहता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आय का वक्र तो हमारा शून्य से आरंभ हो रहा है, जबकि समग्र मांग का जो
वक्र है वो 30 से आरंभ हो रहा है, क्योंकि समग्र मांग कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जिसका रीजन है कि उपभोग व्यय कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और समग्र मांग उपभोग और निवेश का योगफल है, इसलिए ये भले 0 हो जाए बट उपभोग व्यय 0 नहीं हो सकता। अब देखिए दूसरा पॉइंट अगर हम समझे तो दूसरा पॉइंट ये तालिका में ये समझा रही है कि आय में होने वाली वृद्धि की दर उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर से ज़्यादा है। यानी पहले अगर मैं ये कहूँ कि अगर आय बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है तो भैया उपभोग समग्र मांग भी बढ़ती है। तीसरी बात अगर मैं आपको ये समझाऊं कि आय में होने वाली वृद्धि, अगर आय में होने वाली वृद्धि की दर ज़्यादा है तो समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर कम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 ऐसे बढ़ता जा रही है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया जब आय बढ़ती है तो समग्र मांग भी बढ़ती है, बट आय में होने वाली वृद्धि की दर समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर से अधिक क्यों होती है? सिंपल सी बात कि लोग बाग आय के एक निश्चित स्तर पे पहुंचने के बाद अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए क्या करने लगते हैं दोस्तों? बचत करने लगते हैं। जब आप कुछ नहीं कमा रहे थे 30 रुपए खा रहे थे, जब आप 20 कमाने लगे तो आप 35 उड़ाने लगे, अभी भी 15 रुपए आप उधार ले रहे हैं, आप अपनी पिछली बचतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही आपने 40 रुपए कमाए, ठीक आपके पास कितने, आपने 40 ही खर्च कर दिए। यहां पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बिंदु पे हमारी जो बचत है वो क्या है? 0 है, क्योंकि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। इससे पहले की स्थिति में देखें तो हमारी बचत क्या है? नेगेटिव है दोस्तों, और इसके बाद की स्थिति में देखें कि हमारी जो बचत है वो पॉजिटिव होने लग गई। क्यों? स्वाभाविक बात है दोस्तों, जैसे ही आपने 60 रुपए कमाए तो आपकी क्या हो गई? 45 हो गई। ठीक है, तो यानी अब आपने 15 रुपए बचा लिए। 80 पे आपने 50 उड़ाए, अब आपने 30 रुपए बचा लिए। 100 पे आपने 55 रुपए 100 रुपए कमाने पे अपने 55 उड़ा दिए, यानी खर्च कर दिए। इसका मतलब आपने 45 रुपए बचाए। 120 रुपए कमाने पे आपने केवल 60 रुपए खर्च किए, और 60 रुपए में आपने क्या किए? बचा लिए। तो आपने देखा कि जब व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं कमाता तब भी वो कुछ ना कुछ उपभोग करता है, तो समग्र मांग का स्तर कुछ ना कुछ बना रहता है। परंतु जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, यानी समग्र मांग भी बढ़ती है। बट आय में होने वाली वृद्धि की दर उपभोग व्यय में होने वाली यानी समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर से अधिक होती है, क्योंकि आय के एक निश्चित बिंदु पर दोस्तों लोग बाग क्या करने लगते हैं? एक बचत करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ये। अब ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है जिसमें हमारी आय है वो हमारी समग्र मांग के बराबर है, इसे दोस्तों हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब होता है कि इस स्थिति में एक देश की अर्थव्यवस्था में जो बचत है वो शून्य है दोस्तों। तो देखिए इस ई बिंदु पे अब हमने तालिका तो समझ ली, अब डायग्राम समझेंगे, क्योंकि आपको अगर समग्र मांग की अवधारणा को समझाना है पहले आपने उसके अर्थ को लिखना है, दूसरा उसकी तालिका बनानी है, तीसरा उसके डायग्राम को डिफाइन करना है। मैंने पूरा ये बातें लिखी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहता था मैं, बाकी मैं आपको बोल ही रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो। और गाइड्स में और जो हमारी TRJN बुक है उसमें सब लिखा हुआ है। मेरा काम यहाँ पे आपको समझाना है, और हमारी NCERT बुक में भी लिख रखा है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो हमारी आय होती है जब 0 होती है तो समग्र मांग का स्तर कुछ ना कुछ बना रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमारी समग्र मांग जो हमारी समग्र मांग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 30 से स्टार्ट हो रही है। किससे हो रही है स्टार्ट? 30 से स्टार्ट हो रही है। जबकि हमारी आय कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। धीरे धीरे हमारी आय 0 से 20, 20 से 30 और 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120 बढ़ती चली गई। ऐसे ही हमारा उपभोग भी बढ़ रहा है। देखिए ये भी नीचे से ऊपर उठती हुई रेखा है, ये भी नीचे से उठती हुई रेखा है, बट ये ज़्यादा जल्दी उठ रही है। इसका मतलब
आय में होने वाली वृद्धि की दर ज्यादा है उपभोग समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर से। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस बिंदु पर हमारी बचत क्या है? 0 है। हमने जितना कमाया उतना ही खा लिया। 40 कमाए थे, 40 ही उड़ा दिए। उससे पहले हम अपनी पिछली बचतों के माध्यम से ही या उधार लेकर अपना खर्चा चला रहे थे, तो बचत जो हमारी थी वो नेगेटिव थी। इसके बाद की स्थिति देखें तो हमारी बचत क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। दोस्तों यही आपने समझाना है कि ई से पहले बचत पे क्या इंपैक्ट था। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो आय होती है ना दोस्तों, आय के 2 घटक होते हैं। एक होता है कंजम्पशन यानी उपभोग व्यय, और एक होती है बचत। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि ये जो एडी है ना, एडी, इसमें सी तो आ रहा है, सी तो आ ही रहा है। तो हमें यहाँ पे यही देख रहे हैं कि सी की जब हम गणना यानी सी का मतलब सी का रिलेशन जब हम एडी से निकाल रहे हैं तो उसमें सी इंक्लूड है, और सी के साथ एस में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, इस ई बिंदु से पहले हमारा जो उपभोग व्यय है, जो पहली बात कहूं कि ई बिंदु से पहले बिफोर ई, अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं बिफोर ई से हमारा क्या है कि एडी जो है हमारा वो ज्यादा है हमारा किससे? हमारी आय से ज्यादा है, और इस स्थिति में हमारी जो बचत है ना वो नेगेटिव है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, 2-3 बिंदु ही जो है आपने याद रखने। एट ई बिंदु, एट ई यानी ई पर हमारी जो समग्र मांग है वो हमारी आय के बराबर है, और इस स्थिति में हमारी जो बचत है वो हमारी 0 है। तीसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो तीसरी स्थिति में हमारी जो समग्र मांग है वो कम हो जाती है हमारी आय से, और इस स्थिति में हमारी जो बचत है वो पॉजिटिव होने लगती है। तो यही इस डायग्राम का उद्देश्य है, समझाना कि आय 0 होने पर उपभोग व्यय यानी समग्र मांग कुछ ना कुछ बनी रहती है, जैसा कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है। जैसे जैसे आय बढ़ती है समग्र मांग भी बढ़ती है, बट आय में होने वाली वृद्धि की दर समग्र मांग में होने वाली वृद्धि की दर से ज्यादा होती है। अगर उसका रीजन पूछें, क्योंकि लोग बाग आय के एक निश्चित स्तर के बाद अपनी आय में से कुछ ना कुछ भाग बचाने लगते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। और दोस्तों मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विक्की की पाठशाला को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और दोस्तों वैसे ही अभी रोज़गार नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आप में से कोई हमें डोनेट करना चाहता है पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू तो कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर दे देता हूं। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप अपना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो देखिए वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर आप इसे शेयर भी करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए समग्र मांग के घटकों को आप समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि समग्र मांग क्या होती है, फिर हमने समझा कि समग्र मांग की तालिका के माध्यम से उसके व्यवहार को जाना, और फिर हमने देखा उसके डायग्राम को। अब हम देखेंगे कि ये जो समग्र मांग है इसके घटक, तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि घटक क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, वो समग्र मांग के घटक चिल्लाते रहते हैं, बट उन्हें ये भी नहीं पता कि घटक होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बहुत ही सिंपल है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, CPU होता है। तो ये उसके अलग अलग पार्ट हैं, उन सारे पार्टों को जब एक साथ मिला देते हैं तो वो कंप्यूटर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के टुकड़ों को, हिस्सों को हम घटक कहते हैं। यानी ये जो हमारी एडी यानी एग्रीगेट डिमांड है ये किससे मिल के बनी है? तो सबसे पहले तो ये कंजप्शन प्लस आई से मिल के बनी है, और कहीं सरकार के द्वारा जो उपभोग व्यय किया जाता है उससे मिलके बनी है, और जो हम निवल निर्यात में जो खर्चा करते हैं उससे मिलके बनी है। अगर हम टोटल देखें तो समग्र मांग बराबर होती है निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और निवल निर्यात यानी निर्यात
करने के लिए जो पैसा खर्च किया और आयात करने के लिए जो पैसा खर्च किया, उन दोनों के डिफरेंस को हम निवल निर्यात कहते हैं। है तो एक्चुअल में ये खर्चा ही ना। तो जो भी खर्चा एक देश की अर्थव्यवस्था के स्तर पे अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो समग्र मांग बनती है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि समग्र मांग आखिर क्या होती है दोस्तों। अब मैं आपको समझाता हूं समग्र मांग के घटक। अब एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। तो पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं कि भाई एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो विदेशी व्यापार नहीं करती है, विदेशी व्यापार पे प्रतिबंध होता है। यानी ना तो वो कुछ निर्यात करती है ना तो कुछ वो आयात करती है। ठीक है। अब एक बंद अर्थव्यवस्था में दो तरीके के क्षेत्र हो सकते हैं, एक 2 क्षेत्रीय भी हो सकती है और 3 क्षेत्रीय भी हो सकती है। अगर हम बात करें केवल 2 क्षेत्रीय की, 2 क्षेत्र जिसमें एक हमारा परिवार क्षेत्र होता है और एक हमारा उत्पादक क्षेत्र होता है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C+I। तो ये जो C है ना, ये जो C है इसका मतलब है निजी अंतिम उपभोग व्यय। जब हमने व्यय विधि का इस्तेमाल किया था तो ये मैंने नंबर 1 पे लिखा था। और इस I का मतलब है दोस्तों सकल पूंजी निर्माण। यानी हम कहें कि पूंजी निर्माण, और पूंजी निर्माण मतलब प्लांट लगाना, मशीनरी लगाना। तो एक्चुअल में वो क्या है, एक तरीके का निवेश ही तो है, क्योंकि हम उत्पादन प्रक्रिया में उसका प्रयोग करके लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के केवल 2 ही घटक होते हैं, 2 ही कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा कंजम्पशन, जो कि हाउस होल्ड्स के द्वारा एक्सपेंस किया जाता है उनकी डेली सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए, और दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। अगर अब हम 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें जिसमें सरकार भी आ जाती है, तो भैया फिर हमारा निजी, C का मतलब है निजी अंतिम उपभोग व्यय, I का मतलब है हमारा पूंजी निर्माण या सकल पूंजी निर्माण कहें या निवल पूंजी निर्माण कहें या फिर हम कहें निवेश, और G का यहाँ पे मतलब है मेरे दोस्तों सार्वजनिक उपभोग व्यय। सार्वजनिक उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। अब देखिए दोस्तों हमारी 3 सेनाएं हैं, एक हमारी थल सेना है, एक हमारी जल सेना है, एक हमारी आर्मी सेना है। इन तीनों सेनाओं के जितने भी जवान हैं उनके लिए कपड़ा भी खरीदना पड़ता होगा, उनके लिए राशन भी खरीदना पड़ता होगा, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते होंगे। तो वो कौन करती है, सरकार करती है। कौन करती है, सरकार करती है। और जो सरकार के द्वारा जो उसके नागरिकों के लिए जो खर्चा किया जाता है, सरकार के द्वारा, एक देश की सरकार के द्वारा जो भी उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं पे व्यय किया जाता है तो उसे हम सार्वजनिक उपभोग व्यय कहते हैं। जैसे सेना के लिए खर्चा करना, सरकारी स्कूलों के लिए खर्चा करना, बहुत सारी चीजें आती है। क्लियर है। तो भैया बंद अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्रीय भी हो सकते हैं, तो 2 क्षेत्रीय में AD इक्वल टू C+I होता है। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में AD इक्वल टू C+I+G होता है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों हम X-M की, जो कि खुली अर्थव्यवस्था है। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत ही सिंपल। 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी दोस्तों। 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की जितनी भी आर्थिक नीतियां थी वो आंतरिक व्यापार को लेकर थी। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो विदेशी व्यापार नहीं करती थी, बहुत लिमिटेड करती थी दोस्तों। जबकि 1991 में जब हमने आर्थिक सुधार किए और LPG की नीति को अपनाया, तब हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात भी करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का आयात भी करते हैं, टेक्नोलॉजी को भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, श्रम का भी एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें, पूंजी का भी आदान प्रदान होता है। तो जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल देते हैं कि वस्तुएं आए जाएं, सेवाएं आए जाएं, टेक्नोलॉजी आए जाएं, या फिर हमारा पूंजी का आगमन और
आगमन या आगमन मतलब आना जाना हो जाए तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो निवल निर्यात क्या होता है दोस्तों? निवल निर्यात को अगर मैं आपको समझाऊं, निवल निर्यात, निवल निर्यात, अब ये निवल निर्यात क्या होता है? देखिए यार दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निर्यात। जब आप अपने देश की सीमा में कुछ भी बेचते हैं तो वो बिक्री कहलाता है। जब अपनी सीमाओं को बाहर बेचते हैं, सीमा से बाहर, तो निर्यात होता है। जब अपने देश में कुछ खरीदते हो आप किसी वस्तु या सेवा को, तो उसे हम खरीदारी कहते हैं। परंतु जब आप अपने देश की सीमाओं के बाहर से कुछ खरीदते हो तो वो आयात कहलाता है। तो हमने जितना खर्चा निर्यात करने पे किया और जितना खर्चा हमने आयात करने पे किया, उन दोनों के ही डिफरेंस को हम निवल निर्यात कहते हैं मेरे दोस्तों। और निवल निर्यात अगर इसमें जुड़ जाए, AD = C+I+G में अगर निवल निर्यात जुड़ जाए तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई थिंक आपको समग्र मांग क्या होती है और समग्र मांग के घटक क्या होते हैं मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये उपभोग व्यय क्या होता है, उपभोग फलन क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको डामाडोल करते हैं क्योंकि यार ये इतना टफ है ही नहीं। इसकी डेफिनेशन मत रटिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने अभी आपको एक बात समझाई, एक बात बताई कि भैया जो हमारी आय होती है, जो एक देश की राष्ट्रीय आय होती है, उसके जो निवासी होते हैं, सामान्य निवासी होते हैं, या तो वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति पे जो पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन कहलाता है, यानी उपभोग व्यय कहलाता है। और जो अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए कोई प्लांट खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, उस पर खर्च करते हैं तो वो निवेश कहलाता है। सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती कर गया हूँ एक बहुत बड़ी, कि हमारे आय के दो ही घटक होते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, उसमें से जो हम खर्चा कर देते हैं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वो कहलाता है हमारा उपभोग। और जो भाग हम अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए बचा लेते हैं वो हमारी बचत कहलाती है। इसी बचत को जब हम वाणिज्य बैंकों में या वित्तीय बाजार में या गैर वित्तीय बाजार में हम लगा देते हैं तो वही उठा के वो उत्पादक क्षेत्रों को क्या दे देते हैं? निवेश के लिए। तो यही बचत आगे चल के निवेश यानी पूंजी निर्माण का कार्य करती है। ये बात इसलिए कहा जाता है कि पैसा अपने घरों की तिजोरी में ना रखकर आपको बैंक में रखना चाहिए, शेयर मार्केट में लगाना चाहिए, ताकि आपको भी इंटरेस्ट मिले, यानी आपको भी कहते हैं कुछ लाभ मिले, डिविडेंड मिले और देश में उत्पादन क्रियाओं का स्तर भी बढ़े। इसलिए मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेविंग करना चाहती हैं आप, तो आप शेयर मार्केट के थ्रू करें या FD के थ्रू करें, बट घर में ना जोड़ें। इससे देश की जो फ्लो होता है इनकम का वो बाधित होता है, जो कि अल्टीमेटली देश के नागरिकों को इसको नुकसान झेलना पड़ता है। तो देखिए, अब मैं आपको ये बात समझा रहा था कि देखिए हमें ना आय का, ये जो हमारी आय है, क्योंकि अभी आपने देखा कि आय के दो घटक है C+S, ऐसे AD के दो घटक है C+I। तो भैया हमें यहाँ पे ये समझना है कि उपभोग किस प्रकार से संबंधित है हमारी आय से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले चैप्टर में जब मैं आपको बताऊंगा आय का संतुलन स्तर या उत्पादन का संतुलन स्तर, तब मैं इसे और अच्छी तरीके से बताऊंगा। बट अभी आप ये समझिए कि उपभोग फलन क्या होता है। बहुत ही सिंपल, उपभोग फलन का मतलब है उपभोग और आय, उपभोग और आय के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध, क्रियात्मक संबंध के बीच जो भी संबंध होता है उसे ही हम उपभोग फलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आय हमारी जीरो होती है, जब हमारी आय जीरो होती है तो हमारा उपभोग जीरो नहीं होता है, उपभोग का कुछ ना कुछ स्तर बना रहता है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे, देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि ये जो AD है और इसके ये जो दो घटक है C+I, अब AD को तो हमने साइड कर दिया। AD को हम पहले ये देखेंगे कि भाई C के साथ Y का क्या संबंध है, फिर हम देखेंगे कि I के साथ क्या संबंध है। और I एक्चुअल में कुछ नहीं है, ऐसी तो है क्योंकि देश की जनता बचाएगी
तभी बैंकों में जमा करेगी और वही जमा को वो निवेश में कर देते। तो अल्टीमेटली आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, हम बात सवर्गमान के घटकों की ही कर रहे हैं। तो भैया सिंपल सी बात कि ये जो उपभोग फलन होता है, उपभोग फलन का अर्थ है सिंपल सी बात कि उपभोग और आय के बीच में पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं। यानी आय में बढ़ोतरी होने से, आय में कमी होने से, आय के जीरो होने से उपभोग में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज हमें कौन बताता है? उपभोग फलन बताता है। यानी इसलिए मैंने आपको पहली बात कही कि जब आय हमारी शून्य होती है तो उपभोग वह शून्य नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सदैव बना रहता है, क्योंकि उपभोग तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, सिंपल सी बात। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि भाई आय में होने वाली वृद्धि की दर वो ज़्यादा होती है उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लोग बाग बचत करने लगते हैं, सिंपल सी बात। तो यही जो संबंध है, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो उपभोग है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनकम। यानी मतलब क्या कि भाई उपभोग बढ़ेगा, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा, आय शून्य होगी तो ये शून्य नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ बना रहेगा। और कह सकते हैं कि आय में होने वाली वृद्धि की दर हमेशा ज़्यादा होती है उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर से। जब आप 10 रुपए कमाते हो सारे उड़ा देते हो, जब 10,000 कमाओगे बहुत ज़्यादा बचाओगे, 10 लाख कमाओगे और भी ज़्यादा बचाओगे, 10 करोड़ बचाओगे बहुत ज़्यादा बच जाएगा। आय जितनी कम होगी उपभोग ज़्यादा होगा, आय जितनी ज़्यादा होगी उपभोग कम होगा, बचत ज़्यादा होगी। ये चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई ही है। अब इसे और अच्छी तरीके से हम समझते हैं एक तालिका के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। आप हमेशा ही ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों। अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं, वीडियो देखा करें तो पूरी देखा करें, ये नहीं तो आप शुरुआत में स्किप कर दे करें, नहीं देखा करें दोस्तों। तो तालिका 2 उपभोग फलन को समझाते हैं। अब ये जो हमारी आय है ये उपभोग के साथ किस प्रकार से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया। आय शून्य होने पर भी उपभोग 20 है। जैसे आय में 50 रुपए की वृद्धि हुई, उपभोग अभी भी क्या है 60 है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमारी बचत क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव में भी पूछे तो -20 नेगेटिव है। यहाँ पे भी हमारी बचत नेगेटिव है, +10 नेगेटिव है अभी भी बचत हमारी। यहाँ पे हमारी बचत 0 हो गई दोस्तों, यहाँ पे हमारी बचत क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे हमारी बचत क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई दोस्तों। यहाँ पे हमारी -20 नेगेटिव थी, यहाँ पे हमारे -10 की, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +10 की हो गई। जब भी आप आय का संबंध उपभोग के साथ करोगे तो बचत के बारे में जिक्र नहीं करोगे तो फिर ये इनकम्प्लीट माना जाएगा दोस्तों, याद रखना है ये बात मेरी। तो आपने देखा कि आय के बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, ठीक है। आय में होने वाली वृद्धि की दर उपभोग में होने वाली वृद्धि की दर से ज्यादा होती है, ये भी आपको समझ में आ गई। आय 0 होती है बट उपभोग 0 कभी भी नहीं होता है। जब आय और उपभोग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसी बिंदु को दोस्तों हम सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी देश की अर्थव्यवस्था है वो जितना भी कमा रहे हैं ना, जितनी भी राष्ट्रीय आय है वो सारा का सारा उपभोग में खर्चा हो रहा है, ये है इसका मतलब। यानी हमारी आय ऑलवेज इक्वल टू 0। और जब आय हमारी उपभोग के बराबर होती है तो उस समय हमारी बचत क्या होती है, 0 होती है। और जब हमारी आय उपभोग से कम होती है तो हमारी बचत क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जब हमारी आय उपभोग से ज़्यादा होती है तो हमारी बचत क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात आपने समझानी है, अपनी तालिका को डिफाइन करना है। यही बातें जो मैंने आपको समझाई है, यही आपने पॉइंट्स बना के साफ सुंदर सुंदर आपने इसको लिख देना है। अब यही चीज़ आप देखिए,
डायग्राम में भी है। इस पॉइंट में अगर मैं इसे ई पॉइंट मान लेता हूं तो हमारा यहाँ पे जो कंजम्पशन है इज इक्वल टू वाई। इसे ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसे सम विच्छेद बिंदु कहते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि उपभोग व्यय बराबर है आय के, यानी अर्थव्यवस्था में जो बचत हो रही है वो शून्य हो रही है, जिसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि निवेश भी शून्य हो रहा है, क्योंकि लोग बाग बचाएंगे तभी तो निवेश करेंगे दोस्तों। इसलिए आप जरा समझिए इस बात को। इससे ई से पहले की अगर हम बात करें तो ई से पहले की अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन वाई, यानी हमारा उपभोग आय से ज़्यादा है। इस स्थिति में हमारी जो बचत है वो नेगेटिव है। इस स्थिति में अब जब ये दोनों बराबर होते हैं तो हमारी जो सेविंग है वो ज़ीरो है, और इसके बाद की स्थिति में हमारी जो बचत है वो ज़्यादा है जब हमारा C इज़ लेस देन वाई होता है। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू, ये मैंने आपको पहले ही समझा दी है बात। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी ईजी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सच में बहुत ईजी है, लोगों ने उसको बहुत मुश्किल समझ लिया है। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में हैं उनकी मैं मदद करूंगा, और भले मुझे इससे आर्थिक फ़ायदा हो या ना हो दोस्तों, बट मेरा पढ़ाने का शौक़ है तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। मैं आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हुआ करे कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखिए बचत फलन को समझते हैं आप। देखिए बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको उपभोग फलन समझाया, तो क्या समझाया भाई? उपभोग और आय, इनके बीच में जो भी क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, जैसे कि आय के जीरो होने पर ये कुछ ना कुछ बना रहता है, आय बढ़ती है ये भी बढ़ता है, ठीक है। आय में होने वाली वृद्धि की दर उपभोग में वाली वृद्धि की दर से ज़्यादा होती है, ये सारी बातें। ऐसे ही दोस्तों बचत फलन भी है। बचत और आय के बीच में जो भी फलनात्मक संबंध पाया जाता है, जो भी क्रियात्मक संबंध पाया जाता है, उसे ही हम बचत फलन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम देखें कि सेविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनकम, तो याद रखना है आपने कि हमारा जो उपभोग है उसका भी प्रत्यक्ष संबंध है आय के साथ। प्रत्यक्ष संबंध क्यों कह रहा हूं? जब आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, जब आय घटती है तो उपभोग घटता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों कि जब हमारी जो सेविंग है ये भी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है, यानी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जब आय बढ़ती है तो बचत बढ़ती है, जब आय घटती है तो बचत घटती है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर आप कहें अल्टीमेटली आय के दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा उपभोग और एक होता है हमारा बचत। और बचत हो या उपभोग हो आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी आय बढ़ने पे दोनों बढ़ते हैं, आय घटने पे दोनों घटते हैं। बट आय के जीरो होने पर हमारी बचत तो ऋणात्मक हो जाती है, परंतु आय के जीरो होने पर उपभोग कभी भी जीरो नहीं होता है, वो सदैव कुछ ना कुछ बना रहता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, ये चीज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम और तालिका के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हमारे टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे ये बचत फलन है। अब बचत फलन हमें क्या बताता है? बचत और आय के बीच में पाए जाने वाला क्रियात्मक संबंध। जब हम बचत फलन की बात करेंगे तो उपभोग की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम उपभोग फलन की बात करेंगे और बचत की बात ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। याद रखना है आपने तीनों को ही वर्णन करना है, नहीं तो आपका जो आंसर होगा, जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी वो गलत मानी जाएगी। देखिए जब आय हमारी जीरो थी तो हमारा उपभोग 20 था दोस्तों, बट उस 20 उपभोग का जो न्यूनतम स्तर था 20, उसको पूरा करने के लिए हमने अपनी पिछली बचतों को निकालना आरंभ कर दिया या फिर उधार लेना आरंभ कर दिया। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया, देखिए आप ये जानते हैं कि y इक्वल होता है C प्लस S के होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मुझे इनकम में से यानी आय में से
कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, 0 मतलब माइनस करना पड़ेगा। हमारी आय कितनी थी, 0, जिसमें से उपभोग कितना था, 20, तो इक्वल टू -20 आ गया, जो कि क्या है, बचत। जब हमारा उपभोग का एक न्यूनतम स्तर था, जिसे हम उपभोग का न्यूनतम स्तर यानी सी पे बार के हिसाब से दिखाते हैं, तो ये जो सी बार होता है ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव एस के बराबर होता है। यही बात आपने याद रखनी है, यही बात आपने याद रखनी है। जब भी आपको बचत फलन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपको नेगेटिव सी नहीं दिया जाता है, बट वहां पे आपको उपभोग व्यय का न्यूनतम स्तर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली आपको -s दिया गया है। आप बस सिर्फ समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। अब जरा देखिए, हमारी आय फिर क्या हो गई थी भाई, पहले तो क्या थी, 0 थी, फिर 0 से क्या होगी, 50 होगी, और हमारा उपभोग कितना था, 60 था, माइनस के 10 हो गए। मैंने वहां पे भी करके दिखाया था। जब हमारी आय 100 थी, हमारा उपभोग भी 100 था, जिस समय पे हमारी आय क्या थी, हमारी बचत क्या थी, 0 थी दोस्तों। और इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में हमारी आय क्या है, 0 है, उससे पहले क्या है, हमारी आय नेगेटिव है, और उसके बाद क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है, यही बात है। अब इस चीज को आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने जब हमें कंजम्पशन और सेव इनकम का डायग्राम दिखाया, तो वहां पे तो कंजम्पशन का भी डायग्राम था और इनकम का भी था, बट यहाँ पे तो इनकम का है ही नहीं। इनकम का है, बट आपकी आंखें नहीं देख पा रही। दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि ये जो हमारा OX एक्सिस है और ये जो हमारा OY एक्सिस है, इस OX एक्सिस पे इनकम क्या है, 0 है, और इससे बाद वाले में, इससे ऊपर क्या है, इनकम पॉजिटिव है, और इससे नीचे क्या है, इनकम नेगेटिव है। इनकम है, उसका कर्व है, बट इनविजिबल है, आपको वो समझना है। तो देखिए, हमारी सेविंग ऋणात्मक स्टार्ट होती है। जब भी हमारी सेविंग माइनस में होती है, तो हमारा उस समय जो कंजम्पशन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, जिस स्थिति में हमारी जो सेविंग होती है वो नेगेटिव होती है दोस्तों, जिस स्थिति में हमारी बचत 0 हो जाती है, उस स्थिति में हमारी जो कंजम्पशन होती है वो ऑलवेज इक्वल टू इनकम होती है, यानी उपभोग बराबर हो जाता है हमारा आय से। जैसे जैसे हमारी जिस स्थिति में, इससे ऊपर देखिए, इस OX एक्सिस से नीचे क्या है, हमारी इनकम नेगेटिव है, इस OX पे क्या है, हमारी 0, और इससे ऊपर हमारी पॉजिटिव है। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये वहां पे समझा दिया था। तो देखिए, यहाँ पे C क्या होगा, जब S पॉजिटिव होता है, यानी सेविंग पॉजिटिव होती है, तो हमारी इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा कमाएंगे तभी तो बचा पाएंगे। जब हम कमाई कुछ नहीं रहे तो हम पिछली बचतों को भी खर्च करेंगे, और हम उतना ही कमा रहे हैं जितना हम खर्च कर दे, तो हमारी सेविंग क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए, कितना ईजी सा डायग्राम है। इसे और अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम को देखिए भाई, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम आपको और अच्छे तरीके से बात को क्लियर करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ई बिंदु से पहले हमारा C क्या है, C क्या है, ग्रेटर देन Y है। ठीक है, इस पे क्या है, C इक्वल टू Y है दोस्तों, C इक्वल टू Y है, और इसके बाद C लेस देन Y है। अब जरा देखिए, जहां पे हमारी उपभोग और आय दोनों बराबर होती है, तो वहीं पे दोस्तों हमारी बचत जो होती है 0 होती है। इससे पहले की स्थिति में अगर आप देखें तो बचत क्या है, हमारी नेगेटिव है। इसके बाद की स्थिति में हमारी बचत क्या है, पॉजिटिव। तो हम इसी डायग्राम से हम ड्राइव यानी हम उपभोग फलन के वक्र से हम बचत फलन के वक्र को ड्राइव कर सकते हैं, और कभी कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस ई से पहले की, अगर ये ई है और ये ई डैश है, मान लीजिए ई और ई डैश दोनों हमें एक ही पॉइंट से मिल रहे हैं। इससे पहले भी जब उपभोग हमारी इससे होती है तो ये नेगेटिव होती है बचत, यहाँ पे हमारी बचत 0 होती है, और यहाँ पे हमारी बचत पॉजिटिव होती है। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि कितना इजी है इसे समझना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है। अब बात करेंगे दोस्तों हम बचत
उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति। देखिए दोस्तों, जब भी प्रवृत्ति वर्ड आ जाए ना, उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का मतलब आप ये समझ लेना कि अगर हम उपभोग को आय से भाग करें या फिर हम बचत को आय से भाग करें, क्योंकि आय बराबर क्या होता है हमारा, उपभोग प्लस बचत ही तो होता है भाई। आय के दो घटक है। अगर हम, सिंपल सी बात है, अगर हम उपभोग और आय इन दोनों के अनुपात की बात करें तो वो उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगी, और बचत और आय के अनुपात की बात करें तो बचत प्रवृत्ति कहलाएगी। यानी प्रवृत्ति का मतलब दोस्तों अनुपात से, और किसका अनुपात, उपभोग और आय का अनुपात, बचत और आय का अनुपात। ठीक है, ये वर्ड आपने याद रखना है। तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों कि उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, उपभोग तथा उपभोग अनुपात को बताती है, यानी उपभोग तथा आय के अनुपात को बताती है। यानी बहुत ही सिंपल, अर्थव्यवस्था के किसी भी एक बिंदु पर, यानी कुल उपभोग को कुल आय से भाग किया जाएगा, उसके अनुपात की गणना की जाएगी, तो वो एपीसी कहलाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप इसे समझें सिर्फ इतना सा कि उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ होता है उस अनुपात से जिसमें उपभोग तथा आय के अनुपात को सम्मिलित किया जाता है। यानी उपभोग प्रवृत्ति को अगर शॉर्ट में कहें कि उपभोग प्रवृत्ति से अभिप्राय है उपभोग तथा आय के अनुपात से। अनुपात वर्ड याद रखें आप। अब उपभोग प्रवृत्ति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एक होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है उसे एपीसी कहते हैं, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और इसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, औसत उपभोग प्रवृत्ति एक तरीके का स्टॉक है, क्योंकि ये समय के एक निश्चित बिंदु पे मापा जाता है, एक बिंदु पर, ठीक है, और ये समय के दो बिंदुओं पे नापा जाता है, इसलिए इसे हम प्रवाह कह सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बेफिक्र रहें इसको लेकर। देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 30 सितंबर 2020 है, तो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कुल उपभोग किया गया है आज के दिन, और कुल आय कितनी है, अगर हम उसे भाग करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, एपीसी मिलेगा। अभी मैं इसकी गणना भी करके दिखाऊंगा आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। आप बने रहें मेरे साथ। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब का हो रहा होगा, बट आप बेफिक्र रहें, मैं आपको पूरा समझा के ही दम लूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति उस अनुपात को कहते हैं जो समय के एक निश्चित बिंदु पर कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को दर्शाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी एक देश की अर्थव्यवस्था है, वो जितना पैसा कमा रहे हैं उसके निवासी, उसमें से वो कितना खर्चा कर रहे हैं और कितनी सेविंग कर रहे हैं, इससे ये पता लग जाता है। ऐसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत वर्ड का मतलब ही इकोनॉमिक्स में परिवर्तन होता है दोस्तों, परिवर्तन यानी चेंज, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, सीमांत वर्ड का मतलब भी परिवर्तन होता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम परिवर्तन को सीमांत कह सकते हैं, ये बात आप समझिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक तरीके का प्रवाह है, क्योंकि ये समय के एक निश्चित बिंदु में मेजरमेंट करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि 30 अप्रैल और 30 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक कितना उपभोग व्यय किया गया, उसमें कितना परिवर्तन आया और कितना आय में परिवर्तन आया, उन दोनों परिवर्तनों को अगर हम भाग करें तो जो हमें अनुपात मिलेगा वो मिलेगा हमें एमपीसी का। यानी उपभोग में परिवर्तन जिसे आप डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, सीमांत का मतलब भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब चेंजेबल जिसे आप वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है?
तो बहुत ही सिंपल सी बात, अभी इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा रिलेट करके आपको बचत प्रवृत्ति से। अब देखिए बचत प्रवृत्ति भी ऐसी है भाई, सिंपल सी बात, बचत तथा आय के अनुपात को हम क्या कहेंगे, बचत प्रवृत्ति। समय के एक निश्चित बिंदु पर नापी जाएगी तो वो औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगी। समय के दो बिंदुओं के बीच के में नापी जाएगी तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहलाएगी। औसत कब कहलाएगी, जब वो समय के एक बिंदु पर नापी जाएगी स्टॉक की तरह, और जब वो समय के दो बिंदुओं के बीच में नापी जाएगी तो वो सीमांत कहलाएगी। आई थिंक मैं थोड़ा गलत बोल देता हूं, पर आप मेरी भावनाओं को समझा करें दोस्तों, ठीक है। मैं बोल कभी कभी गलत देता हूं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कोई भी गलत वर्ड बोला हो तो देखिए बचत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। तो अगर हम कुल बचत को कुल आय से भाग कर दे तो जो हमें अनुपात मिलेगा वो औसत बचत प्रवृत्ति कहलाएगा दोस्तों, जिसे हम S प्लस आई करते हैं। अभी मैं इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में इन दोनों के बीच में, क्योंकि औसत बचत प्रवृत्ति हो, औसत उपभोग प्रवृत्ति हो या फिर औसत बचत प्रवृत्ति हो, इन दोनों का मान एक होता है। वो कैसे होता है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा अभी। ऐसे ही ठीक दोस्तों, जो सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बचत में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब देखिए मैं इन दोनों को समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि इनका रिलेशन है। देखिए एक है हमारे पास औसत बचत प्रवृत्ति एपीसी, और एक होता है हमारा एपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब ये कैसे 1 आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये C अपॉन वाई होता है, ये आपने पढ़ा कि ये S अपॉन वाई होता है, इक्वल 1 कर लिया आपने, कर लिया भाई। अब हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल सी बात है, y क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया हमने, y क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या किया, C प्लस एस हो गया भाई, y को y से डिवाइड किया तो y आएगा, y को 1 से करेंगे तो एलसीएम लिया अल्टीमेटली मैंने। अब आप ये भी जानते हैं, बिकॉज आप ये जानते हैं कि y इज इक्वल टू C प्लस एस, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, C प्लस एस की जगह पे y को लिख सकते हैं, और नीचे भी क्या है y, तो y से y कटा तो 1 इक्वल टू क्या गया दोस्तों 1। तो आपको मैंने ये प्रूव करके दिखाया कि औसत बचत प्रवृत्ति अगर मान लीजिए ये अगर औसत बचत प्रवृत्ति अगर 0.8 है यानी 1 रुपए में से 80 पैसे उपभोग पे खर्च कर रहे हैं तो 20 पैसे दोस्तों बचाए जा रहे होंगे। सिंपल सी बात है, तभी तो दोनों को मिला के एक बनेगा। ऐसे ही जरा देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति इन दोनों का भी मान एक होता है। कैसे, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू क्या 1। हमने क्या किया, डेल्टा वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, डेल्टा वाई हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। सिंपल सी बात है, ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एस बन जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये फिर दोबारा क्या हो गया, कट गया, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इनके बीच का रिलेशन है दोस्तों। और एक रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए एक हमारा जो फॉर्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मैंने बहुत बार देख लिया कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि हमारा है, देखिए मैं देख रहा था एक बारी ताकि गलत ना हो जाए आपसे। तो देखिए C इक्वल टू होता है डेल्टा C अपॉन B और Y, ठीक है, ये होता है। अब जरा ध्यान देना, इसी का एक बचत फलन का भी फॉर्मूला होता है। इसको मैं समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि ये फॉर्मूला बना कैसे, फिर आपके लिए ये मात्र चुटकी बजाने लायक खेल रह जाएगा। ये माइनस के C डेल्टा बार लगाया इसमें प्लस 1 माइनस B अपॉन Y। अब जरा इसके महत्व को समझिए, इस फॉर्मूले को समझिए।
सी का मतलब है कंजम्पशन, सी का मतलब है कंजम्पशन यानी उपभोग। डेल्टा सी पे बार का मतलब है न्यूनतम उपभोग व्यय, न्यूनतम उपभोग व्यय जो आय के 0 होने पर होता है। बी का यहाँ पे मतलब है, बी का यहाँ पे मतलब है एमपीसी, एमपीसी यानी उपभोग व्यय में होने वाला परिवर्तन जो एमपीसी है दोस्तों, ये वाला एमपीसी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 1 माइनस बी है ना, इसका मतलब है एमपीएस, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से, अगर आपको आय का स्तर पता है, अगर आपको आय का स्तर पता है और अगर आपको एमपीसी या एमपीएस दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू दे रखी है, तो आप आय के किसी भी स्तर पे उपभोग को प्राप्त कर सकते हैं और आप बचत को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक टी आर जैन बुक का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, एक एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे क्लैरिटी आ जाए। तो देखिए, जैसे प्रश्न 1 है, टी आर जैन बुक का क्वेश्चन है ये, प्रश्न 1 है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपके लिए इस पे अलग से वीडियो भी बना दूंगा। देखिए, सी ज्ञात कीजिए, हमसे सी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल। तो देखिए, जबकि हमें दे रखा है, जबकि डेल्टा सी यानी सी पे बार यानी न्यूनतम उपभोग के स्तर को हमें 200 दे रखा है और हमें एमपीसी इक्वल दे रखा है 0.5 यानी 1 रुपये में से 5 पैसे हम खर्च कर रहे हैं, यानी 50 पैसे हम खर्च कर रहे हैं और बाकी पैसे 50 पैसे हम बचा रहे हैं। और हमें आय का स्तर दे रखा है दोस्तों 1000। अब हमसे पूछा है कि सी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, आप जरा देखना, मात्र चुटकी खेल है। अगर मैं इसमें बचत भी निकाल के दिखाऊंगा और इसमें उपभोग भी निकाल के दिखाऊंगा, इसी से हम इसमें सी इक्वल टू वट भी देखेंगे और एस इक्वल टू वट भी देखेंगे, यानी उपभोग व्यय क्या है और बचत व्यय क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल, सबसे पहला काम है मेरा फॉर्मूला लिखना। मेरा फॉर्मूला क्या है, उपभोग बराबर होता है न्यूनतम उपभोग प्लस एमपीसी, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। बी का मतलब एमपीसी यानी उपभोग व्यय में होने वाला परिवर्तन आय के कंपैरिजन में। फिर हम इसे क्या लिख देंगे भाई, वाई लिख देंगे, ठीक है। अब हमने देखिए सी लिखा, उपभोग का न्यूनतम स्तर हमें कितना दे रखा है, 200 लिख दिया। हमें एमपीसी कितना दे रखा है, 0.5 और हमें आय का स्तर कितना दे रखा है, 1000। तो देखिए भाई, सिंपल 200 आ गया। अब इसको मैंने इंटू किया, बहुत सारे बच्चे इसे इंटू करना गलत कर देते हैं। ये हो गया 5000, पॉइंट के बाद 1 है, 1 0 हटा दो, सिंपल सी बात। पॉइंट के बाद 1 है, 1 0 काट दो, ये हो गया 500। तो देखिए सी कितना हो गया, 700। सी कितना हो गया दोस्तों, 700। अगर सी आपका 700 मिल गया और आप ये जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है और ये आपको 1000 दे रखा है और सी आपका 700 निकला, तो एस हमारा क्या निकलेगा भैया, 300 ही तो निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक चीज़ निकाल लेते हैं तो दूसरी चीज़ तो आपको फ्री मिलती है, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के चैप्टर भी ऐसे ही कॉपी में लिख के बताऊं, बुक का इस्तेमाल ना करूं बिल्कुल भी, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं तो मैं तहे दिल से आपका बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हैं। मैंने अपना पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर नीचे दे रखा है, आप वहां पे जाके मुझे डोनेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।